डोनाल्ड ट्रंप ने किया आसिम मुनीर का शुक्रिया। पाकिस्तान एक अहम मुल्क है जिसको उन्होंने माना है। इस जंग में बाल बात बच गया। हाँ 10% लगे या 18% लगे, देने तो एंड यूजर ने ही पैसे दिए। इन डिपार्टमेंट को बंद कर देना चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी है क्या। आना नहीं है, जगह पे ये है। आ नहीं सकते, ये जला सकते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी सदर ट्रंप से व्हाइट हाउस में अहम मुलाकात, जोहराना भी दिया। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में आसिम मुनीर के लिए तारीफी कलमात, कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया कि वो जंग की तरफ नहीं गए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जंग रोकने के लिए शुक्रिया अदा करने के लिए मदऊ किया। अमरीकी सदर की ईरान पर हमले के मंसूबे की मंजूरी, ताहम हतमी हुक्म जारी नहीं किया। अमरीकी अखबार का दावा, वॉल स्ट्रीट जर्नल में 3 बाखबर जराए से रिपोर्ट शाये की गई। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की अहम जौहरी तनसीब फर्दू अमरीकी हमले का मुमकिना हदफ है। अस्करी माहिरीन के मुताबिक सिर्फ इंतहाई ताकतवर बम से ही जौहरी तनसीब निशाना बनाई जा सकती है। यूरोपीय वज़राए खारजा का ईरान के साथ जौहरी मामले पर मुज़ाकरात का फैसला। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सनसनीखेज बयानात के बाद ईरान का मामला बातचीत से हल करने की कोशिशें जारी। ईरान की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल का इजलास जुमे को तलब। अहम इजलास में ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अराग़ची शरीक होंगे। और सोलर पैनल की इंपोर्ट पर आयद ड्यूटी में कमी कर दी गई। हुकूमत ने बजट में आयद 18% टैक्स को कम करके 10% कर दिया। क्या कारोबार भी मुतासिर होगा? प्रोग्राम में एक्सपर्ट की राय जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मेरे साथ हैं सानिया सैमसन। अच्छा फैसल, मुझे ये बताएं, डू यू नो कि हमारी पहली बिग स्टोरी क्या है? और शुड आई टेल यू? नहीं, मेरी तो मुझे नहीं क्या। ओके फाइन, द बिग स्टोरी हमारी जो है वो ये है, वो अहम मुलाकात जो कि कल हुई थी, यानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मिले हैं डोनाल्ड ट्रंप से और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने किया आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा। वो कहते हैं कि आपने जंग रुकवाई है, शुक्रिया कबूल कीजिए। सुन लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप का वो अहम बयान जिससे पूरी दुनिया बशमूल पड़ोस में आग लगी हुई है। ऑलराइट, तो देखा आपने, बिल्कुल सादिया। और इसके साथ ना अब ये जो कल हम उन्होंने ये भी कहा कि आई एम ऑनर्ड टू मीट, ऑनर्ड टू मीट। अब इसके साथ ना मुझे कुछ याद आ रहा है, और वो याद आ रहा है मुझे फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स। कुछ याद आया आपको? या बट उसका इस वीडियो से क्या लेकर है? देखें, आपकी ये जो बिग स्टोरी उसका ताल्लुक है ये कल के जोहराने ने मुझे एक इशाइये की याद दिलाई है। और कल एक पाकिस्तानी फील्ड मार्शल यानी कि आसिम मुनीर, उनको दिया गया था जोहराना। और उसके बाद 64 साल पहले एक और फील्ड मार्शल अयूब खान को दिया गया था ये इशाया। ये है वो यादगार तस्वीर जब अयूब खान लिंडन बी जॉनसन और जॉन एफ कैनेडी जैसे अमरीकी सदूर के साथ पुरतफाक अंदाज में मिल रहे थे। आप देख रहे हैं ये बेतकल्लुफी एतमाद उरूज पे था। तारीख ने अपने आप को दोहराया है सादिया। बिल्कुल। और कल हमने ये देखा कि आसिम मुनीर पहुंचे व्हाइट हाउस और DGISI भी उनके हमरा थे। और फातेह बयान उमर सूर्स ने मुलाकात की अमरीकी सदर से और अमरीकी सदर ने जंग रोकने पर किया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया। लेकिन जहां इतना कुछ अच्छा होता नजर आ रहा है, पड़ोस में धुआं उठ रहा है। जी हाँ, अपने मेहमान को मदऊ करने से पहले मैं चाहता हूँ आपको एक वीडियो लाजमी दिखाऊं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दिखाइए। फैसल, क्या मजबूरी रही होगी? मजबूरी का नाम है 60, आसिम मुनीर पाकिस्तान के हीरो, खत्म बात। इससे आगे और कोई बात ही नहीं है ना। तो इसी पे ज़रा अब हम बात कर लेते हैं। माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर सैयद मोहम्मद अली हमारे साथ भी मौजूद हैं। और उससे पहले हम ज़रा एक और अपने मेहमान को मदऊ कर लेते हैं, मुनीर अकरम को भी, साबिक मुस्तकिल मंदूब अक़वाम मुत्तहिदा में। क्योंकि मामलात ये हैं कि ईरान और इसराइल का मामला भी है। और इसमें एक और भी चीज़ सादिया, और वो ये कि मामला जो संगीन तर होते चले जा रहे हैं उसमें पाकिस्तान का रोल कितना ज़्यादा अहम है। एक बहुत अहम बात कल हुई भी इसराइल को लेके और ईरान को लेके भी, वो भी हम आगे चल के बताएंगे। मुनीर अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ईरान इसराइल की जंग जो है गुज़िश्ता रात इतनी ज़्यादा नहीं डेवलपमेंट हुई, लेकिन क्या आपको तूल इख्तियार करती नज़र आ रही है? और अगर ये तवालत इख्तियार करती है कि अमरीका तो ये भी कह रहा है कि आयतुल्लाह ख़ामनेई को भी टारगेट कर सका है, दूसरी जानिब इसराइल भी कह रहा है कि जब तक आखिरी जौहरी तनसीब ईरान में है वो हमले करते रहेंगे, इसका एंड कहाँ देख रहे हैं? जी, मेरे ख्याल में आपने जिससे देखा होगा, ईरान की ज़रा
पोजीशन ज़रा कमज़ोर है क्योंकि उनकी एयर डिफेंसेस को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया है। तो बमबारी उनके ऊपर जारी है। अब जो कुछ अमेरिका ने कहा है उसका शायद मतलब यही हो कि जी ईरानियों को वो कन्विंस करें कि वो निगोशिएट कर लें और कुछ न कुछ एग्रीमेंट उनकी न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में कुछ एग्रीमेंट कर लें, और जो उसके साथ जो थ्रेट दी है और उससे उनका ख्याल है कि शायद वो मान जाएं। पर मुझे अभी पूरा इत्मीनान नहीं है कि नहीं मानेंगे इस वक्त, क्योंकि ये जंग जारी है। उनकी एक नेशनल प्राइड भी है। तो अब कोशिश सबकी होनी चाहिए कि ये जंग रुक जाए, क्योंकि इसका फैलने के बहुत गहरे हैं और बढ़ते जा रहे हैं इनसे। ठीक, तो इस मामले में वी वांट टू नो कि पाकिस्तान के हवाले से क्या मौक़िफ़ है आपका, क्या समझते हैं आप पाकिस्तान की इस पूरे सिनेरियो में क्या पोजीशन है? मतलब वी बीइंग द नेबर्स हमें क्या किरदार अदा करना चाहिए, और डिप्लोमेटिकली भी क्या हम कर सकते हैं? मतलब वहाँ से तो बेशक तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगे, लेकिन व्हाट कैन वी डू फॉर ईरान, और हमारी लिमिटेशंस भी क्या हैं? जी, मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने जो कुछ कर सकता था तो हमने किया है और कर रहे हैं। और हमने पोजीशन जो इजराइल के ख़िलाफ़ ली है उसकी खिलाफ वर्जी, यूएन चार्टर, इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी के ख़िलाफ़ हमने पोजीशन साफ ली है, कंडेम किया है। इस्लामी जो मुल्क हैं उनके साथ हम मिलकर पुश कर रहे हैं कि सीज़ फायर और ये जंग है ये रुक है। पर इससे आगे अब हर मुल्क ने सोचना है कि उनकी खुद की नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्या हैं। पाकिस्तान जो है वो हमारे मसले आप देखें, हम हिंदुस्तान के साथ हमारी कॉन्फ्रंटेशन है वो जारी है, हमने उस पे भी ध्यान देना है। तो हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं, तो हमारी सॉलिडेरिटी तो है ईरान के साथ, पर इससे इजाफा हम और क्या कर सकते हैं वो बहुत एक मुश्किल सवाल है। अच्छा, मैं चाहूँगा कि जिसकी हमने इब्तिदा में बात की, मुनीर साहब, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सदर ट्रंप से हम मुलाकात बहुत ही अहम मौके पर हुई है। कितना अहम इसको समझते हैं, उनको ज़हराना पर बुलाना, उनका शुक्रिया अदा करना, आसिम मुनीर से मुलाकात को अपने लिए एजाज़ समझना, वेरी वेरी बिग थिंग। जी, मेरे ख्याल में ये बहुत एक अहम डेवलपमेंट है, क्योंकि ट्रंप साहब जैसे दूसरे आर्मी चीफ से तो नहीं मिलते हैं। ये एक्सेप्शन है कि ट्रंप साहब जो हमारे फील्ड मार्शल साहब से मिल रहे हैं, ये बहुत एक एक्सेप्शनल ट्रीटमेंट दी है। और इससे यही नज़र आता है कि उनकी सोच में पाकिस्तान एक अहम मुल्क है जिसको उन्होंने माना है कि ताकतवर मुल्क है और एक अपना रोल अदा कर सकता है रीजनल सिक्योरिटी में। तो इसलिए ये मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, अहम है, और होपफुली इससे कोई अच्छे नतीजे निकलेंगे। स्पेशली जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो मसले हैं वो ट्रंप साहब ने कहा है कि उसके ऊपर वो चाहते हैं कि मीडिएशन करें और ये मसलों को हल करें। तो इनके ऊपर अगर तवज्जो दी जाए और उनकी अगर कोई कमिटमेंट हो और आगे बात बढ़ सके तो वो बहुत अहम है। और ऑफ कोर्स जो दो तरफा ताल्लुकात हैं अमेरिका और पाकिस्तान के, उनमें भी इजाफा है तो बहुत अच्छा होगा पाकिस्तान के लिए और पूरे खित्ते के लिए। आपने कहा कि जो मामला तस्फिया तलब हैं, लाइक अब मैं जब इस बारे में सोचती हूँ तो वन थिंग दैट कम्स टू माय माइंड इज़ कि कश्मीर का मामला, और डोनाल्ड ट्रंप ये कहते भी हैं कि भारत के साथ पाकिस्तान के साथ मिलकर कश्मीर के मसले को हल करवा सकते हैं। बट
वी नो कि इससे पहले यूएस की इंक्लाइनेशन और चीज़ों को परसीव करने का क्या परसेप्शन रहा है, भले वो ईरान इसराइल का ही मामला हो। सो डू यू थिंक कि वो कोई ऐसा हल हमें बता सकते हैं कश्मीर का जो हमें कबूल नहीं होगा? फिर हमारी इस वक्त की जो डिप्लोमेसी चल रही है यूएस के साथ, वो उस पूरे अगर हम सिनेरियो को देखें तो फिर हम कहाँ खड़े कश्मीर के मामले पर? जी ज़रूर आपने सही कहा। पहली चीज़ तो ये है कि अगर अमेरिका अपना पूरा वज़न डालता है हिंदुस्तान पर, मुज़ाकरात करवा सकता है। मेरे ख्याल में उनके पास इख्तियार है हिंदुस्तान को प्रेशर करने का और उनको मनवाने का कि मुज़ाकरात कर लें पाकिस्तान के साथ और ये मसलों को हल किया जाए। अब किस तरह से हल होता है वो दूसरा जो पहलू है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और उसमें हमने ख़बरदार होना होगा कि हमारी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, जो हमारी पोजीशन हर वक्त रही है कि जो भी फैसला हो वो कश्मीरी अवाम की विशेस के तहत हो और उनकी जो खुद मुख्तारी और सेल्फ डिटर्मिनेशन का जो उनका हक है उसको एक्सरसाइज किया जाए। तो इस मसले पे पहले भी बहुत सारी बातचीत हुई हैं। आप जानते हैं कि मुशर्रफ साहब जब थे उस वक्त भी मुज़ाकरात चल रहे थे और कुछ एग्रीमेंट्स का नज़र आ रहा था, पर इस वक्त हालात बदल गए हैं। मोदी हुकूमत ने कश्मीर को डिवाइड कर दिया है, उनको एनेक्स कर दिया है, आर्टिकल 370 निकाल दिया है, ऑटोनॉमी ख़त्म कर दी है। तो अब कश्मीर का मसला ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है इस वजह से, और इसका हल ढूंढने में हिंदुस्तान ने कोई रिवर्स करना पड़ेगा जो उन्होंने स्टेप्स लिए हैं आर्टिकल 370 के तहत, जो उनको ख़त्म कर दिया है और यूनियन टेरिटरीज डिक्लेयर कर दी हैं, स्टेटहुड ख़त्म कर दिया है। इन सब चीज़ों को जब तक के रिवर्स ना करेंगे तो जो फैसले जो हम डिस्कस कर रहे थे पहले वो नहीं हो सकेंगे अगर कश्मीर को वो ऑटोनॉमी देने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, इससे पहले कि हम आपसे मज़ीद भी बात करें, मैं चाहूँगा कि आप हमारे साथ ही रहिएगा और एक और बहुत ही अहम मामला, जैसे कि हम बात कर ही रहे थे ईरान और दीगर मामलात की, तो वी हैव बीन जॉइंड बाय डॉक्टर जमील एज वेल नाउ। डॉक्टर जमील, आपका भी बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ा शिफ्ट है इस सारे मामले में। कल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पहुँचे और उनसे बाज़ाब्ता तौर पे ये कहा भी गया, वो हम आगे चल के वो शॉट चलाएंगे भी, कि ईरान के हवाले से वो क्या राय रखते हैं। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले तो मैं ये आपसे पूछूंगा कि ये जो दौरा है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का, उनकी जो मुलाकात हुई है डोनाल्ड ट्रंप से, डोनाल्ड ट्रंप ने उनको शुक्रिया अदा किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेरे लिए एजाज़ है। दिस इज़ अ ह्यूज शिफ्ट इन द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ साउथ एशिया। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए, दो चीज़ों का इसमें ख्याल रखना पड़ेगा। एक तो ये है कि जो ये मीटिंग अरेंज की गई है इसमें पाकिस्तान ने काफ़ी ज़्यादा अपने चैनल्स इस्तेमाल किए हैं और ये मीटिंग आनन फानन में अचानक नहीं अरेंज हो गई है, ये पहले से काफ़ी शेड्यूल थी। तो इसे सिर्फ ईरान और इजराइल के पस मंज़र में जो रिपोर्टें और सोशल मीडिया पे चल रही हैं, सिर्फ उस अंदाज में अगर न देखा जाए, वो कि जब भी ऐसे मामलात होते हैं दुनिया में और दो बड़ी शख्सियात मिलती हैं, तो तस्करा उस वक्त जो हालात होती हैं जियोपॉलिटिकल, उसका अज़ खुद आ ही जाता है। चाहे वो G7 का इजलास हो, चाहे कोई और मल्टीलैटरल फोरम हो, या दो अहम शख्सियात की मुलाकात हो, या डिनर टेबल पे जब गुफ्तगू होती है आम हालात में, तो ये चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन असल इसका महवर यही था कि जो एडवाइज़र्स हैं डोनाल्ड ट्रंप के, उनकी राय में, और ज़ाहिर है उसके लिए मिलिट्री डिप्लोमेसी भी काफ़ी काम आई, और जो इनफॉर्मल चैनल्स अंदाज़ा होता है वो भी काफ़ी काम आए। और जो बड़ी अहसन बात है, पाकिस्तान को ये हमेशा करना चाहिए, इस दफ़ा पाकिस्तान ने किया, अहसन तरीके से किया, और हालात हमारे फेवर में थे, क्योंकि इस जंग ने जो हमारी इज़्ज़त व वक़ार व तकरीम को बढ़ाया है,
उसकी वजह से आपकी फौकियत बढ़ गई है बड़े मुल्कों की नज़र में भी और दुनिया की नज़र में भी। देखिए आपके पासपोर्ट की फौकियत क्यों बढ़ती है? वो इसलिए बढ़ती है कि आपका वक़ार बढ़ता है दुनिया में। उसके बहुत सारे अवामिल हैं कि आपका वक़ार क्यों बढ़ता है, और वो अवामिल में से एक जो उसमें उनसर ये है कि इस मरतबा हमारी बड़ी मैच्योर किस्म की जो क़यादत ने बयानात दिए, मैं रेफ़र करूँगा जो पहली इजलास हुआ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का, उस इजलास का एलामिया देख लें आप, 24 मई को हुआ था। तो उस एलामिये के बाद से लेके जब तक डोनाल्ड ट्रंप की यानी यूएस की इंटरफेरेंस या इन्वॉल्वमेंट के बाद जब जंग को का खात्मा हुआ, जो कि मोदी सरकार अभी भी नहीं मानती है, हालांकि कोई 15 दफा डोनाल्ड ट्रंप इसका जिक्र कर चुके हैं, कल को शामिल किया जाए तो वो और न मानना उसकी एक बड़ी वजह है, बड़ा सबब है कि क्यों नहीं मानते हैं मोदी सरकार इस बात को। उस पर मैं 30 सेकंड के लिए गुफ्तगू करूंगा कि क्यों नहीं मानती है, लेकिन अभी गुफ्तगू चल रही है इस मीटिंग की। इस मीटिंग में यकीनन जो पाकिस्तान के मफादात की बात है उसमें यकीनन आई होगी, और जाहिर है हर शख्स और हर मुल्क अपने मफादात की बात करता है, और अमेरिका को अपने मफादात भी इस खित्ते में नजर आ रहे हैं। सबसे अहम बात जो इस वक्त है कि दुनिया में अगर कोई ट्रिगर पॉइंट है, अगर कोई न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, जो हम बाल बाल बच गए ना, देखें डोनाल्ड ट्रंप के इशारों से भी देख लें, इस जंग में बाल बाल बच गए हम, क्योंकि एक फ्लैश होल्ड तक पहुंचने वाले थे। जब नेशनल हमारी अथॉरिटी की, कमांड अथॉरिटी की मीटिंग कॉल हो जाए, तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, जरा उसकी याद दहानी कर लें। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इस वक्त दुनिया जिस दहाने पर खड़ी हुई है, अगर दोबारा ये भिड़ पड़े इंडिया और पाकिस्तान, पहले तो इंडिया ने समझा कि ये तर्क लोकमा है, इसको निकल जाओ पाकिस्तान को। जब उन्होंने देख लिया कि ऐसा नहीं हो सकता है और ये कन्वेंशनल वॉर थ्रेशोल्ड की तरफ जा सकती है, तो फिर ऐसी सूरत में अमेरिका जैसे मुल्क को भी, मैं आपको अगले 15 सेकंड में ये बता दूं कि खुदा ना खास्ता दुनिया में कहीं भी अगर कोई न्यूक्लियर हादसा हो जाता है या कोई वाकया हो जाता है या कोई जंग हो जाती है, तो ऐसी सूरत में दुनिया क्या मौसम तब्दील हो जाएगा, कहत पड़ जाएगा, कंटेमिनेट हो जाएगी, लोग बिलियन के हिसाब से चंद हफ्तों में फौत हो जाएंगे, और लुकमा अजल तो पहले दिन करोड़ों इंसान हो जाएंगे। तो इन तमाम चीजों को देखा जाए तो वो दो मुल्कों के दरमियान तो बात नहीं रहती है। तो जब दो मुल्कों के दरमियान बात नहीं रहती तो कोई ताकतवर मुल्क ऐसा तो होगा, और इसमें ट्रंप है, इसमें अमेरिका है, सबसे बड़े ताकतवर मुल्क का सबसे बड़ा ताकतवर प्रेसिडेंट वो इंटरवीन कर रहा है, वो कहीं ऐसी अपनी कोई खुश किसी बिल्कुल ठीक है, वो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं कर अच्छा, रहा है, मैं इसमें वो दुनिया के मफाद में कर रहा है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर जमील साहब हमारे साथ ही रहिएगा, जो आपने बात भी की, मैं चाहूँगा कल ट्रंप ने ईरान के हवाले से बात की है और उन्होंने ईरान के तनाजुर में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हवाले से क्या कहा, मैं चाहूँगा कि ये सुनिए ज़रा, फिर इस पर आपसे बात करते हैं। Well, they know Iran very well, better than most, and they're not happy about anything. It's not that they're bad with Israel. They know them both, actually, but they probably, maybe they know Iran better. But they see what's going on, and he agreed with me. हमारे साथ ही मौजूद रहेगा जमील साहब। आई थिंक एक आखिरी सवाल मुनीर साहब से मेरा रह गया है, वो मैं अगर कर लूँ। मुझे एक्चुअली ये समझना है मुनीर साहब, इस पूरी सिचुएशन में व्हेन हम ये कहते हैं कि रशिया की जानिब से एक बयान आता है कि जी जो ईरान के तमाम तर जो प्लान है, यानी न्यूक्लियर जो उनकी इन्रिचमेंट एंड एवरीथिंग दे आर डूइंग, उनका जो प्रोग्राम है वो हमारी हिफाजत में है, एंड वी वुड नेवर लाइक इसराइल उसके ऊपर हमला करे। और फिर उन्होंने चीन के बयान के, चीनी सदर के बयान का भी हवाला दिया कि अगर उनकी जानिब से इस तरह का कोई बयान आता है वेयर ही सेज के जो पार है, जो हम कहते हैं कि जी यूएस इज़ द ग्रेटेस्ट पार, ये अब शिफ्ट होने जा रहा है, और हमें ये पता है कि जब दोनों मामलात में अमेरिका कहीं खड़ा होगा तो चाइना उसका साथ नहीं देगा। सो डू यू थिंक कि ये एक किसी थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ हम जा रहे हैं? व्हाट इज़ दिस शिफ्ट बिकमिंग? जी उस खतरनाक होने के इस जंग को फैलने के काफ़ी हमें दहशत होनी चाहिए, क्योंकि अब
इज़राइल और अमेरिका तो साथ हैं, और अगर इसमें अमेरिका आ गया इस जंग में तो फिर फैल सकती है। पर मेरे माय होप इसके जो कुछ अमेरिका ने कहा है, ट्रम्प साहब ने कहा है, वो एक धमकी है ईरान को मनवाने के लिए कि वो सही किस्म की कोई फैसला करें और उनका जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट है उसको छोड़ दें। तो अभी तक कोशिशें जारी हैं, बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है कि कोई इस मसले का हल निकाला जाए और ये जंग फैले ना। पर इम्कान ज़रूर हैं, अगर अमेरिका आ जाता है इस जंग में तो फिर ये उसका फैलने का बहुत इम्कान होगा। राइट, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है मुनीर अकरम साहब। और इससे पहले कि हम जमील साहब आपके पास आएँ और वो ईरान वाली बात भी करें, सादिया, व्हाट आई फील इज़ के सिफारती महाज पे भारत ने सिर्फ खोया है और पाकिस्तान ने सिर्फ पाया। अगर मैं ऐसा कहूँ तो क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं फैसल, आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट। 16 ने दुरुस्त बात की है, क्योंकि सफारती महाज पर जहाँ बिलावल ने अमेरिका समेत यूएन में पाकिस्तानी मौक़िफ़ की जीत करवाई है। पहले बिलावल ने वाशिंगटन में अमेरिकी कांग्रेस के जो अरकान हैं उनसे मुलाकातें की है। ये मुलाकातें कैसी थी हम सब ने देखी हैं। पाकिस्तानी चेयरमैन अमूर ख़ारजा कमेटी इब्राहिम मास, चेयरमैन ज़ेली कमेटी अमूर ख़ारजा बिल होजेंका, और फिर कांग्रेस मैन हैं ब्रैड शर्मन, ग्रेगरी मैक से उनकी मुलाकातें हुई। और मुलाकातों में कश्मीर के मामले पर, पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर, ये जो भारत के साथ हमारी जंग हुई है, बिल्कुल क्लियरली उन्होंने सारी बातें की हैं और उन्होंने पूरे मुद्दे को बड़े अच्छे से समेटा। दूसरी जानिब भारतीय वफ्द ने क्या किया? भारतीय वफ्द जो है वो मलिया मेट हो गया। बिल्कुल उसी तरह भारतीय वफ्द के जो है वो कार्रवाई हुई जिस तरह पाकिस्तान ने भारत के साथ जंग में कार्रवाई की। इस सब पे ना लेट्स रिलिव दैट मोमेंट जो समअप करता है इस पूरे भारतीय कंटिंजेंट को। वो गाने वाने गा रहे थे, मैं चाहूंगा कि ये दुख भरा शशि थरूर का गाना फिर सुने। दुख उनको ज्यादा नहीं हुआ, दुख सुनने वालों को ज्यादा हुआ। इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम वो ईरान वाली बात आपसे जरूर करेंगे डॉक्टर जमील, बट बिफोर दैट मेरे ख्याल से 40+ लोगों का पूरी दुनिया में कंटिंजेंट भेजना भारत का, और हमने बहुत ही कम लेस देन 10 लोगों का कंटिंजेंट भेजा। यानी कि यहाँ भी हमने जो है वो जीत दर्ज की है। और इसका सब का जो समअप था वो कल जो मुलाकात हो गई फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की, वो समअप था कि इंडिया जो है सिफारती महाज पे भी इट्स गॉन। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। और इसका जो मैंने तसलसल बताया कि 24 मई से जब पहला एलामिया निकला नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का, जिसमें अस्करी क़यादत और मदनी जो हमारी पॉलिटिकल क़यादत है, दोनों जब साथ बैठे थे, और ज़ाहिर है कन्फिगरेशन ऐसी है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी कि उस एलामिया से लेके और कल तक जो आपने जिक्र किया बिलावल भुट्टो की सरबराही में जो काविशें और कोशिशें हुई, उन तमाम का अगर अहाता किया जाए तो यकीन पजीराई के हकदार हैं। लेकिन मैं क्योंकि एक रियलिस्ट तरीके से न रहना चाहता हूँ, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इसका तसलसल अगर न रहा, इस मोमेंटम को सफारत खानों तक, इस मोमेंटम को हर अंदाज में, चाहे वो पब्लिक डिप्लोमेसी हो, चाहे ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी हो, चाहे वो लीगल डिप्लोमेसी हो, जब तक उस तीनों का तसलसल बरकरार नहीं रखेंगे तो इसके सम्राट जो अभी हम देख रहे हैं, और सम्राट में हमारे डेलीगेशन का तो खैर किरदार है ही है, लेकिन हमारी डेलीगेशन ने जो एडवोकेसी की है, जो डिप्लोमेसी की है, उनका नैरेटिव बड़ा मजबूत था। इस पर मैं फोकस करना चाहता हूँ, क्योंकि पहले दिन से पाकिस्तान का नैरेटिव बड़ा मजबूत था, जिसकी वजह से दुनिया आज के दौर में बड़ी जल्दी वेरीफाई कर लेती है कि आप सच बात कर रहे हैं, क्या आप हक की बात कर रहे हैं, और क्या आप सही बात कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। वो दौर गया जब हम लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे हैं और बनाने की कोशिश करते रहे हैं माजी में। अब दुनिया फौरी तौर पर हकायक को जान लेती है, खासतौर पे गवर्नमेंट लेवल पर। तो इस मर्तबा क्योंकि हकायक पर लेकर हम चले, अपने डिप्लोमेसी को ट्रांसपेरेंट तरीके से लेके चले, अगर इसी ट्रांसपेरेंट तरीके से हम सफारत खानों की हद तक, सफीरों की हद तक तसलसल के साथ सेमिनारों के जरिए
सिम्पोजियम्स के जरिए, यूनिवर्सिटीज में लेक्चर के जरिए, वहाँ की मुताल्लिका मीडिया के जरिए अगर हम इसका तसलसल जारी रखें तो उसके समरात हमें दूरदर्श मिलते रहेंगे, वरना खत्म हो जाएंगे, एंगेजमेंट होनी चाहिए वरना जिससे हम खत्म हो मजीद जाएंगे। डेवलपमेंट्स आगे लेकर आते रहे। वे वी हैव टू कीप दीज रिलेशनशिप्स लाइक दिस, जैसे इस वक्त है हमारे। बट एक जहन में मेरे क्वेश्चन आता है, एंड शायद ये मेरा सवाल नहीं है, ये उन लोगों का सवाल है हु वी टॉक टू बीइंग जर्नलिस्ट, यू नो। एक डिस्ट्रस्ट ज़रूर है यूएस के लिए पाकिस्तान में। और फिर कल जो एक अहम तरीन मुलाकात हुई है, मैं उसको बिल्कुल ओवर शेडो नहीं कर सकती, लेकिन उसकी एक हिस्ट्री भी है। हम इससे पहले हम देखा कि अयूब खान साहब की भी ये मुलाकात हुई थी। व्हेन एवर यूएस का इतना बड़ा ट्रस्ट पाकिस्तान के ऊपर आता है, एक डिस्ट्रस्ट ये पैदा होता है कि शायद पाकिस्तान विल हैव टू पे अ प्राइस फॉर दैट। क्या हमें इसे एनालाइज करना चाहिए कि आर वी स्टिल एट द रिलेशनशिप वेयर वी हैव टू डू मोर फॉर यूएस देन वी हैव टू रिसीव फ्रॉम देम? आपने अगर ये मुझसे सवाल किया है, जी बिल्कुल, आपसे जी हाँ, बेसिकली देखें, हर मुल्क अपने अपने मफाद में काम करता है। देयर इज नो फ्री कप ऑफ टी, देयर वाज नो फ्री लंच यस्टरडे। जाहिर है अमेरिका अपने मफाद की तो हिफाजत करेगा ना। अब उस मफाद की हिफाजत करने में हमारा मफाद अगर निकल आता है, जनरल मुशर्रफ, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने जिस तरीके से एक टेलीफोन कॉल पर सारी बातें मान ली, अगर वो नेगोशिएट करते, अब तो किताबें इस पर आ गई ना। जिन लोगों ने उनसे बात की वो कहते हैं कि जी अगर वो नेगोशिएट कर रहे थे तो हम और दे देते। तो हमें अपने मामलात की जब हम नेगोशिएशन करते हैं, जब हम डिप्लोमेटिक अंदाज में उसको अपने अहदाफ हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो हमें ऐसे कलीदी अफराद की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कल मीटिंग हुई, अब इस मीटिंग का फॉलो अप, मैं आपसे इशारा दे रहा था कि इस मीटिंग को करवाने में बड़े इनफॉर्मल चैनल इस्तेमाल हुए हैं, और वो इनफॉर्मल चैनल्स को उसी अंदाज में, जिस अंदाज में पहले एंगेज किया गया, या कानून कानून में तो मीटिंग नहीं होती हुई है ऐसी, या कल वाली, इस पे यकीनन मिलिट्री डिप्लोमेसी ने काम किया है, इस पे ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी ने थोड़ा बहुत काम किया है, लेकिन इनफॉर्मल तरीके से अब उन्हीं कॉन्टेक्ट्स को, उन्हीं इनफॉर्मल जो चैनल्स को यकीनन उन्हीं पब्लिक डिप्लोमेसी के तहत अंदाज में उसको उस अंदाज में बरकरार रखना होगा। वरना हम क्या समझते हैं कि इंडिया वहाँ खामोश बैठा रहेगा? क्या उसकी काउंटर नहीं करेगा? क्या इंडिया या वो लोग जो समझते हैं कि उनके मफाद में नहीं है हमारे पड़ोसी मुल्क, तो क्या वो जो है हाथ के हाथ धरे रहेंगे? नहीं। तो लिहाजा ये डेली बेसिस पे इस डायनामिज्म को बरकरार रखते हुए हमारे फील्ड मार्शल ने तो वापस आ जाना है ना पाकिस्तान में, तो वहाँ उस तसलसल को बरकरार रखने के लिए हर लिहाज से, चाहे वो उसमें कोई भी पॉकेट हो वहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में, उस पर उसी तरह तबातुर के साथ काम करना पड़ेगा। तो अब आ जाते हैं कि उसके मफादात क्या हो सकते हैं। ज़ाहिर है इस वक्त जो हमारे इंडिया के साथ मामला चल रहे थे, और ये इस वक्त कश्मीर का मामला है, उस कश्मीर के मामले का कहीं हल तो चाहिए ना। कब तक इस गुर्बत में डूबे रहेंगे? कब तक हम ये दुश्मनियों में फिरे रहेंगे? बदकिस्मती है, बदबख्ती है तमाम मुल्कों की, जो पड़ोसी मुल्क है उनकी भी, कि हम लड़ाई झगड़े में ही अपनी जनरेशन को इस टाइम और बिल्कुल डॉक्टर जमील साहब, ये वक्त आ गया है कि 70-75 साल की इस बेवकूफ़ी के बाद अब ज़रा अक्लमंदी का मुजाहरा किया जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील, साबिक सफ़ीर हमारे साथ मौजूद थे और साबिक मुस्तकिल मंदूब यूनाइटेड नेशंस हमारे साथ मौजूद थे। हम एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पर जब हाजिर होंगे तो होगा एक अवामी मुद्दा, सोलर पैनल्स पे टैक्स हो गया है कम, लेकिन क्या है ये काफ़ी? जानी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। भाई गर्मी है तो फ़ायदा उठाएं और सोलर पैनल लगाएं, लेकिन 18% टैक्स लग जाए, उसका क्या करें? आई थिंक उसको कम कर दिया है ना, Alright. 10 कर दिया है। अब कल जब 10 कर दिया है, लेकिन मेरे जहन में एक बस ये जहन में आ रहा था कि भाई प्राइसेस तो पहले ही बढ़ गई थी, तो अब उसका क्या होगा? उसका क्या करेंगे? आई थिंक पूछ लेते हैं कि क्या होता है। इस सब पे बात कर लेते हैं। सोलर एनर्जी एक्सपर्ट जाकिर अली साहब हमारे साथ मौजूद है। जाकिर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर 10% हो या 18%, अगर 18% रहता तो वो कितना खतरनाक होता? 10% आने के बाद टैक्स, क्या मामला ठीक हो गए? नहीं, मामला तो ठीक नहीं हो गए। बात यह है कि 10% लगे या 18% लगे, देने तो एंड यूज़र ने ही पैसे किए।
या देने तो यूजर नहीं है पैसे। अच्छा, मेरे जहन में ये सवाल आ पैसे देने ना। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो ये हुआ कि उधर बजट की तकरीर आई, 2 दिन बाद हमने देखा कि सोलर पैनल के पैसे बढ़ गए, लोग भागे जुलाई में टैक्स अप्लाई होगा, लेकिन टैक्स पहले ही अप्लाई करके खुद ही बेचना शुरू कर दिया था। अब आपने 8% नीचे तो कर दिया है, लेकिन वो जो 18% पर चिपका के उन्होंने पहले ही प्राइसेस ऊपर कर दिए हैं, उसको कौन देखेगा? 18% से कितने परसेंट कर दी? 10% जी जी, वापस कर दिया ना, लेकिन दुकानदारों ने तो बजाते खुद ही ऊपर कर दी थी प्राइस, अब उसको नीचे कैसे लेकर आएंगे? नहीं, देखिए गवर्नमेंट ने भी एक पॉलिसी निकाली है कि आप लोकल मैन्युफैक्चरिंग करें। अब जब लोकल मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो उसमें तो ये सब बेनिफिट मिलेगा ना आवाम को। अगर लोकल मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो उसमें ये फ़ायदा है कि एक तो हम लोकल वारंटी दे सकते हैं, 2 नंबर पैनल नहीं आएंगे, लोकल कंपनी होगी, उसकी पूरी मॉनिटरिंग होगी, तो उससे फ़ायदा ही होगा। और इतने ज़्यादा कोई सच पैसे नहीं है, 3-4 रुपए का पर वाट का फ़र्क पड़ता है, लेकिन आपको सबसे बड़ी बात यह है कि वारंटी मिलेगी, लोकल मैन्युफैक्चरर वारंटी देगा और पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगेगी, इससे लोगों को रोज़गार मिलेगा। मैं तो गवर्नमेंट के इस फैसले से बिल्कुल हक़ में हूँ कि गवर्नमेंट लगाए, लेकिन इसका सबसे बड़ा सवाल ये है कि गवर्नमेंट को कम से कम जो भी पॉलिसी निकाले वो 5 ईयर्स की पॉलिसी हो। देखिए, अगर आज पॉलिसी आपने निकाली, किसी ने मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी और यहाँ पे फैक्ट्री लगा ली और लगाने के बाद आपने अगले साल फिर पॉलिसी चेंज कर दी, तो ये तो गलत है ना। आप पॉलिसी ऐसी निकालें जो 5 ईयर्स की पॉलिसी हो, जो लोगों को आगे चल के जब लोकल मैन्युफैक्चरिंग होगी सभी टैक्सेस खत्म हो जाएंगे और आपको वही 18% माइनस टैक्स में माल मिलेगा, लेकिन आपको 1 आध साल ना सर्वाइव करना पड़ेगा। सही है। और आखिर में सिर्फ ये बता दें, लोकल मैन्युफैक्चरिंग की आपने बात की, बहुत अच्छी बात है, हम अपना बनाएं, अपना बेचें और उसको बाहर भी भेजें। इतनी कैपेसिटी है फिलहाल, और अगर नहीं तो कब तक वो कैपेसिटी अटेन कर सकते हैं हम? देखें, जब तक एक हार्ड टाइम आपको गुजारना पड़ेगा, ये नहीं है कि डे 1 वाले दिन मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री खड़ी हो जाएगी, साल 1.5 साल लगेंगे इसके अंदर। लेकिन आपको एक देखें, अपने आपको कोई अगर आपने मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर बनना है तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये हार्ड टाइम आपको गुजारना पड़ेगा। ओके, चलिए देखते हैं कि इस मुश्किल वक्त गुजारने के लिए हम तैयार हैं या नहीं, और उससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। और वो जो बात वो कर रहे हैं कि ठीक है आप मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाएं, हम लोग तो देखें, हम लोग तो एक बात सोचते हैं ना, जिस दिन बारिश होती है उसी दिन अम्ब्रेला खरीदने जाते हैं। हम लोग पहले से अम्ब्रेला खरीद के क्यों नहीं रखते करते? मेरे ख्याल से देखिए, जी लोगों को डेवलप करना चाहिए ना अपने आप को। देखें, अभी पाकिस्तान के अंदर अगर इंडस्ट्री लगेगी तो लोगों को रोज़गार मिलेगा। आपको सामने आज हर नौजवान बच्चा जो भी यूनिवर्सिटी से निकलता है उसके पास एक ही एम होता है कि मैं पाकिस्तान से चला जाऊँ। अगर पाकिस्तान अपॉर्चुनिटी होगी तो इंशाल्लाह वो यहाँ पे रुकेगा। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात। थैंक यू सो मच जाकिर साहब। और जो आपने मिसाल दी कि भाई इंतज़ार क्यों करते हैं, छतरी पहले क्यों नहीं लेते। खैर, बारिश आने का इंतज़ार कर रहे हैं कराची वाले। एक ब्रेक के बाद मौसम की सूरत हाल लेंगे कि ये इंतज़ार होगा कितना तवील। बाय द वे, आज सुबह 6:30-7 बजे बूंदाबांदी हो रही थी यहाँ पे, आपको पता है। ब्रेक ले ले आप ब्रेक, हम बातें जब तक करें, बट कराची इतना बड़ा है ना, ये आपको एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। आप देख रहे हैं दुनिया वाले, उम्मीद है कि आपके दिन का आगाज़ अच्छा हुआ होगा। और कुछ मज़ीद अच्छा करते हैं ये बताने के लिए कि जराइम कम हो गए हैं। जी हाँ, सिंध में जराइम कम हो गए हैं। वो ये क्यों हुआ है? वो इसलिए क्योंकि बजट सिंध का बताता है कि क्योंकि सिंध का बजट अमन व अमान के हवाले से बढ़ाया गया है, इसलिए क्राइम रेट में आ रही है कमी। तो सिंध में अमन व अमान के हवाले से बजट में क्या कुछ है, ये हम अब आपको बताने लगे हैं। एक अच्छी बात यह कि पिछले साल के मुकाबले इस साल ये बजट जो है ये बढ़ाया गया है। और ये बजट कितना बढ़ाया गया है वो अब हम आपको इन द नेक्स्ट स्लाइड वील बी गोइंग थ्रू, और हम आपको बताएंगे। देयर यू गो। और कुल बजट जो है यानी कि अमन व अमान के हवाले से वो रखा गया है 180 बिलियन के करीब, जो कि पिछले साल से 4% का जो है बढ़ोतरी है इसकी। एक अच्छी चीज़ ये कि जहां हम देखते हैं कि कई शोबों में कटौती की जाती है, कम किया जाता है, अमन व अमान के हवाले से तो बढ़ाया गया है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड और हम आपको बताते हैं कि अब किस किस सेक्टर में कितना रखा गया है। तो पुलिस, सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट
117 बिलियन है। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि पंजाब के पुलिस डिपार्टमेंट के लिए सिर्फ 10 बिलियन रखे गए, सिंध में 117 बिलियन, दिस इज ह्यूज। और ये टोटल जो अमन अमान का बजट है उसका 65% है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, ये तो हो गए सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट, लेकिन दीगर महकमे हैं जो कि अमन अमान में आते हैं। महकमा जेल खाना आजाद, अभी कुछ ही 2 दिन गुजरे हैं कि जब जलजला आया था, दीवार गिर गई थी और कैदी भाग गए थे। अब महकमा जेल खाना आजाद का भी इंक्रीज कर दिया गया है, 82% इंक्रीज किया गया बजट, और वो रखा गया तकरीबन 10 बिलियन रुपए। ये भी एक बड़ी खतीर रकम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला जो डिपार्टमेंट है वो भी बहुत अहम है, एंड द नेक्स्ट डिपार्टमेंट इज द इंटेलिजेंस, और उसके लिए 200 मिलियन रखे गए हैं। बहुत ही अहम ये पुलिस का डिपार्टमेंट। और उसके बाद अगला जो डिपार्टमेंट है वो कौन सा है, उसके लिए बजट एलोकेशन क्या है, देयर यू गो। हाँ सॉरी, डिपार्टमेंट तो हो गए खत्म। अब जराइम में कमी इज अ ह्यूज थिंग ना। स्ट्रीट क्राइम में इफ यू कैन सी यहाँ पे 54% कमी हुई है, और गाड़ी चोरी की वारदातों में 67% कमी हो गई है, और 210 दहशतगर्दों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो सादिया, आप देख रही हैं कि बजट बढ़ाएं, जराइम में कमी लाएं। ओवर टू यू। वेल एग्जैक्टली, यही मेरे जहन में भी आ रहा था कि बजट तो बढ़ाया है, लेकिन इस वक्त क्राइम की सिचुएशन क्या है ज़रा ये भी तो पता चले, और लोग एक्चुअली इससे कितने मुतमईन नज़र आते हैं। तो कफील, मुझे आपके पास आना है, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट कफील अहमद इस वक्त मौजूद है एक शहरी के साथ। कफील, ओवर टू यू, लेट अस नो व्हाट अवाम इज थिंकिंग। देखिए, कराची में अमन अमान का मसला हमेशा से रहा है, गो कि अब अपना सूरत हाल पहले से बहुत बेहतर है, लेकिन लूट मार की वारदातें बहुत ज़्यादा हैं शहर के अंदर। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, आमिर हसन, मैं उनसे जानना चाहूँगा। आमिर, पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त जो अमन अमान की सूरत हाल है किस तरह देखते हैं आप? अमन अमान की सूरत हाल तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, और इसका अंदाज़ा तो पिछले 2 से 3 सालों में मैं अकेले बंदे को कोई 4 से 5 दफ़ा डकैती लग चुकी है। 4 से 5 मरतबा? जी, और वो भी कुछ ऐसा हुआ है कि दिन दिहाड़े की रोशनी में और कमर्शियल इलाकों में, और समझ लें कि सुनसान गली में नहीं, बीचों बीच शहर में, गुलशन इकबाल की मेन यूनिवर्सिटी रोड पे, वहाँ पे 3-4 दफ़ा हुआ। नाज़माबाद की मेन 5 स्टार के पास वहाँ पर हुआ। बहादुराबाद पे जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर भी इस तरह डकैतियाँ पड़ी हैं। क्या समझते हैं, क्या इकदाम होने चाहिए, और जो पुलिस के इकदाम हैं वो कितनी कमी है, उसमें क्या करना चाहिए इन कार्रवाई को रोकने के लिए? पुलिस के इकदाम तो ना होने के बराबर हैं भाई। जितने भी कुछ हो जाए, आइडेंटिफाइड लोकेशन होती हैं, बैक टू बैक वहाँ पर डकैतियाँ पड़ी थी, लेकिन पुलिस वाले वहाँ पर कोई तवज्जो नहीं दे रहे होते। उनकी प्रायोरिटीज़ कुछ और होती हैं, गाड़ियों को रोकना, इंटरसेप्ट करना, तलाशी लेना, कोई बहाना ढूंढना कि बस कहीं ना कहीं से कुछ पैदागिरी हो जाए, कुछ पैसे कमा लें। कराची वाले क्या लुटते रहेंगे इसी तरह? ऐसा ही लगता है। हम लोग तो सालों से यही देखते हैं, कभी कोई बेहतरी खातर का नज़र नहीं आई। आज कोई चेंज नहीं होगा? उम्मीद तो कोई भी नहीं है। हर साल मतलब जब भी देखते हैं बद से बदतर ही होती जा रही है सूरत हाल। आमिर हसन मेरे साथ मौजूद थे, जो कि नाउमीद हैं इस हवाले से कि कराची के शहरी लुटते रहेंगे, और 4 से 5 मरतबा 2 से ढाई साल के अंदर वो खुद लुट चुके हैं, उनसे पैसे छीने गए, उनसे मोबाइल का स्नैच किया गया है। तो ये वो तमाम सूरत हाल है, और आवाम यही मुतालबा करती हुई दिखाई भी देती है, और यही कहती है कि खुदारा इन वारदातों को रोकने के लिए कोई ठोस और मौसर इकदाम किए जाएँ, ताकि जो कराची वालों का अजाब भुगतना पड़ रहा है बहुत सारे मसाइल के साथ साथ, उससे ये नबरदाज़मा हो सके। जी कफील, तो एक शहरी की कहानी हमें सुना रहे थे, लेकिन मेरे ख्याल में कराची में ज़्यादातर रहने वाले लोग इससे इत्तेफाक कहानी घर घर की, एक्चुअली कहानी घर घर की, और कोई ही ऐसा शख्स होगा, चाहे वो मर्द हो या खातिन हो, जिनके साथ जिन्होंने ये मज़ा ना चखा हो एनीवेज इन अ रॉन्ग वे। अच्छा, आपको पता है वैसे ओवरऑल सिचुएशन में कराची किस तरह का शहर है? यहाँ पर सफाई सुथराई, क्राइम, ये वो सारे मामलात में हमने बड़ा कुछ अचीव किया। आपको पता है क्या अचीव किया? हम 3रे नंबर पर आए। 3rd नंबर पर आए? हाँ, उल्टी लिस्ट में ना, 173 से हम 170 पर आए। नीचे से फर्स्ट आ रहे हैं हम। 3rd आ रहे हैं नीचे से। नीचे से 3rd आ रहे हैं। एक सर्वे किया गया है, और हमने तो अभी अमन अमान की बात की है। इस सर्वे में हम यानी कराची, ढाका, तराबलस और दमश्क से बस कुछ ही बेहतर हैं। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के ग्लोबल सर्वे में 2025 के लिए दुनिया के रहायश के काबिल शहरों की गई दर्जाबंदी। इस दर्जाबंदी में पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची को, जो कि कई सारे मुल्कों से बड़ा शहर है, 173 शहर हैं सादिया साहबा, और हम आ रहे हैं 170 पे। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और 170वें नंबर पर होने का मतलब ये है कि भाई कराची सिर्फ ढाका और तराबलस और दमिश्क से ही बेहतर है, अदरवाइज दमस्कस और तराबलस, या एग्जैक्टली। सो ऑलरेडी उनकी स्ट्रगल देखें, अपना देखें, और कराची नीचे आया है। वी नो कराची फ्रॉम लाइक जो हम तस्वीरें देखते हैं 1960, 1970, 80s की पिक्चर्स आप देखते हैं वो कराची, और अब देखें कराची में आपको दरख्त नज़र नहीं आते, कॉन्क्रीट का जंगल नज़र आता है, कराची में पानी के मसाइल नज़र आते हैं, रोडें खुदी हुई नज़र आती हैं। तो ये सारे मामलात हैं जहाँ कराची वाले रह रहे हैं, और उसके अंदर बीच में ये क्राइम भी साथ साथ चल रहा है। सेहत का मामला बहुत अच्छा नहीं है, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर तो भूल ही जाएं, तालीम तो हमारी बहुत दूर, अल्लाह वास्ते का बैर है, माहौल और इस्तेहकाम
तो अब सिचुएशन ये है कि कराची इतना ज़्यादा नीचे आ चुका है, तो हम इसको कैसे ठीक करें। इतना बड़ा है कराची, इतना ह्यूज है कि यहाँ लियारी से आप शुरू करें, उससे भी आगे कक्का पीर यानी आइलैंड से शुरू होता है और पहाड़ों तक जाके ख़त्म होता है। बिल्कुल, लेकिन जीने लायक भी तो मामलात नहीं रहे ना सांस लेने लायक मामलात भी नहीं रहे, क्योंकि बजट आया है और उसके बाद अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफा लाया है। तो हमारे मुल्क भर से शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर से खुर्रम मलिक मौजूद होंगे और फैसलाबाद से गुलाम दस्तगीर। पहले लाहौर का रुख कर लेते हैं। खुर्रम, अभी बजट आया है और कीमतों में कितना इजाफा हुआ है, ज़रा ये बताइए। जी बिल्कुल, वफाकी और सूबाई हुकूमत की जानिब से बजट जो है वो पेश कर दिया गया है। बजट पेश करने के बाद एशिया खुर्दोनोश की कीमतें जो हैं उनमें इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। इस वक्त दुकान पे मौजूद हैं और हमारे साथ शॉपकीपर भी मौजूद होंगे। इनसे जानते हैं कि किन किन चीज़ों में जो है वो इजाफा हो रहा है, किन किन चीज़ों में जो है वो इजाफा नहीं हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे बताइएगा, बजट आने के बाद कौन कौन सी कीमतों में जो है वो इजाफा हुआ है, किन किन चीज़ों की जो रोज़मर्रा की ज़रूरत ज़िंदगी है यकीनन एशिया खुर्दोनोश, उनकी कौन कौन सी कीमत में इजाफा होगा? अभी तक तो किसी चीज़ में जो है ना इजाफा नहीं हुआ, जो रेट पहले चल रहे हैं वही चल रहे हैं। अब बता रहे हैं कि घी वाले कुछ बोल रहे हैं कि 100 रुपये पेटी के इजाफा हो रहा है। फ़िलहाल हम अभी जो पुराने रेट वाला वही बेच रहे हैं। और उसके बाद में जामे शीरी वाला आज आया था, वो भी बोल रहा रेट कुछ बढ़ा रहे हैं हम। बाकी जो है दूध के रेट उन्होंने पहले पिछले महीने में कुछ बढ़ा दिए थे, तो अभी तक जो है पुराने रेट पर ही वो चल रहा है। तकरीबन शॉपों में सारे वही स्टॉक है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जितने मसाले ज़्यादा है, जो चीज़ें भी हैं, अभी जिस तरीके से अगर बढ़ेंगे तो बढ़ाएंगे, अगर कम होंगे तो कम ही होंगे, फिर तो बढ़ेंगे ही नहीं। वैसे मरियम नवाज साहबा कह रहे हैं कि इंशाल्लाह कोई चीज़ बढ़ेगी नहीं, कम ही होगी। तो इंशाल्लाह बेहतरी यही है कि कम में ही हो, ताकि आवाम जो है गरीब आवाम भी उसका भी कोई गुजारा हो सके। आपने बात सुनी, शॉपकीपर हमारे साथ मौजूद थे जिनकी जानिब से बताया जा रहा है कि बजट आने के बाद कीमतों में जो है वो इजाफा मतवक्के है और जो कंपनीज़ हैं उनकी जानिब से आगाह कर दिया गया तमाम शॉपकीपर्स को कि कीमतों में रद्दोबदल जो है वो होने जा रहा है, जिसके बाइस शहरी तो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। उसके साथ साथ जो दुकानदार हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो परेशान दिखाई दे रहे हैं। यकीनन अगर महंगाई का जो है उसका ग्राफ ऊपर जाता है। ठीक है, अच्छा ये जो अंकल हैं इनसे मुझे लग रहा है इनसे पूछना पड़ेगा ये कौन से रेट, बिकॉज जहाँ मैं गई हूँ उन दुकानों पे तो बहुत ज्यादा भाई पैसे ऑलरेडी कर गए हैं। लाहौर, ये क्या बात लाहौर में हो रहे हैं ना। अच्छी बात है भाई, जहाँ से देंगे सादिया, जहाँ अच्छी बात हो रही है वो भी तो दिखाना है। वो कह रहे हैं कि नहीं हो रहा महंगा, तो फिर नहीं हो रहा महंगा। तो ये कोई ऑनेस्टी का भी मीटर होता है। अच्छा हम इसमें नहीं जा रहे, आगे चलते हैं, फैसलाबाद की बात करते हैं। फैसलाबाद से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट है गुलाम दस्तगीर, उनसे जरा बात कर लेते हैं। गुलाम दस्तगीर साहब बताइएगा जरा, वहाँ पर भी इतने शरीफ लोग हैं जिन्होंने कुछ नहीं बढ़ाया? जी बिल्कुल, बजट के बाद जो कई नए टैक्सेस लगे हैं और मुख्तलिफ अशिया के रेट्स जो बढ़े हैं, तो हमने मार्केट में देखा है खाने पीने की अशिया में दीगर अशिया जैसे सोलर है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं। तो इस वजह से इसको लिंक करते हुए जो ग्रोसरी शॉप्स हैं उनकी जानिब से भी रेट्स जो हैं बढ़ा दिए गए हैं। ये दुकानदार जो हैं हमने उनसे बात भी की है, एक दुकान पे आए भी हैं, उनसे बात भी करते हैं। दुकानदार कहते हैं कि होलसेल जो मार्केट्स हैं वहाँ पर रेट्स जो हैं बढ़ाने की आवाज़ भी दे दी गई है, कई दुकानदारों ने बढ़ा भी दिए हैं। जैसे मुख्तलिफ मसाला जात हैं, दालें हैं, चावल हैं, पैक्ड आइटम्स हैं, उनके रेट्स तो अभी से बढ़ा दिए गए हैं। और जो चीज़ें रह गई हैं वो कह रहे हैं कि आइंदा दिनों में वो उनके रेट्स भी बढ़ने के इम्कानात पाए जा रहे हैं। दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात भी करते हैं, उनसे भी जानते हैं कौन कौन सी चीज़ों के रेट्स बढ़े हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बजट के बाद कुछ चीज़ों के रेट्स बढ़े हैं या कोई बढ़ने का इम्कान मिला है आपको मार्केट से? अभी तक तो हमारे करियाने की चीज़ें नज़र नहीं आ रही। जो सर्फ साबुन शैम्पू हैं वो तो बजट के पहले ही बढ़ गए हैं। उसके बाद जो दालें हैं ये भी ठीक है, आटा भी ठीक है। मसाला जात की रेट्स बढ़ने का इम्कान कोई है? मसाला जात वो सब कुछ ठीक है। गुलाम दस्तगीर साहब ने भी जिन अंकल से बात करी वो कह रहे हैं आटा भी ठीक है, चीनी भी ठीक है। मैंने जहाँ से चीनी ली थी वहाँ से मुझे महंगी मिली थी। बात कर लेते हैं। आप पता है बाकी सब ठीक है, आप किसी धोखेबाज के पास पहुँच गई हैं। अच्छा खैर, हंसी रोक के मैं थोड़ा सा आगे बढ़ते। कौकब इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद है, चेयरमैन कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम कौकब साहब, कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। हम तो ये देख रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि भाई अभी कोई प्राइसेस ऊपर नहीं गई हैं, बजट के बाद महंगाई आई है और ऑलरेडी व्हाट आई एम फीलिंग, आई हैव सम अदर फ्रेंड्स, वी हैव विटनेस कि महंगाई ऑलरेडी बढ़ गई है। अभी बजट अप्लाई हुआ है नहीं हुआ ये मुझे पता नहीं है, बट आपका क्या, व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस बजट?
ऐसा लग रहा है कि हमारे मुनाफाखोर जो है वो चादर ओढ़ के सो गए हैं। इनकी बातों से तो ये एहसास हो रहा है। हाँ। ये मुनाफाखोर कभी सोता नहीं। पहली बात तो ये कि मुनाफाखोर हमेशा जागता रहता है और 24 घंटे जागता है ताकि कब उसको टाइम मिले और फौरी तौर पे अपनी कीमतों में इजाफा कर दिया जाए और मुनाफाखोरी शुरू कर दी जाए। ये बजट का इंतज़ार करता है। बजट आने से पहले ही बजाय ये कि बजट आने का इंतज़ार करे, ये बजट आने से पहले ही अपना तज्जिया कर लेता है और मुनाफाखोरी में इजाफा का रुझान बढ़ा देता है ताकि जो है हुकूमत को ये मालूम हो सके कि इस वक्त जो कीमतें हैं वो बजट के बाद भी वही हैं। ये एक धोखाधड़ी की बात होती है मुनाफाखोरों की और उसका इम्पैक्ट ये दिखा रहा होता है कि जी ये तो बजट से पहले ही कीमतें पहले ही बढ़ चुकी थी। तो मैं समझता हूँ कि जैसे अभी हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया और उसके साथ साथ सोलर की जो कीमतें अभी 18 थी अब 10% की बात हो रही है। तो ये एक तो बात पहले मैं करता चलूँ कि जो अशिया सर्फ अशिया ज़रूरिया की कीमतें हैं जो कि मुख्तलिफ टैक्सेस लगा के हुकूमत बढ़ा रही है, ये इसका मेरा हुकूमत से कहना है कि इसके ऊपर नज़रसानी की जाए और ये जो सेल टैक्स है इसको रिड्यूस किया जाए। इसको कम अज़ कम जितनी आप कीमत बढ़ाएंगे उसमें जो सारिफ की क़ुव्वत ख़रीद है वो जवाब पहले ही दे चुकी है और मज़ीद और क्या करेगी। यहाँ आपके देखा गया है बल्कि अभी बजट आने से पहले ही हमारे चेयरमैन सेनेट और स्पीकर असम्बली की तनख्वाहों में जो है बेपनाह इजाफा कर दिया गया। क्या वो गरीब लोग हैं? क्या वो भूखे मर रहे थे? क्या वो जो है उनकी जेबों में पैसा नहीं था? क्या उससे पहले उन्होंने इस्तदा की थी हुकूमत से कि हमारी जो तनख्वाहों में इजाफा कर दिया जाए? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहता हूँ कि जितने भी नुमाइंदगान चाहे वो कौमी असम्बली हो या सूबाई असम्बली हो, वो उनको ये कानून पास होना चाहिए पूरी दुनिया के अंदर और या खुसूसी तौर पर पाकिस्तान में कि ये जो वॉलंटरी बेस है ये आप कौम की खिदमत का जज्बा जहन में रख के ये असम्बलियों में जाते हैं तो फिर ये तनख्वाह किस बात की लेते हैं? अच्छा कौकब साहब, क्या ये उस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं? बिल्कुल। क्या वो कोई रेड़ा लगाता था जिसको बेचारे को रेड़ा छोड़ के जो है ये रेडी छोड़ के और दुकान छोड़ के असम्बली में जाना पड़ा तो उसको तनख्वाह लेनी जरूरी है? बिल्कुल। क्या वो हमारे दरमियान में ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो यानी वो सनतकार नहीं है, वो जो है वो कोई गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, मुतवस्सित तबके से बिल्कुल सही। कॉकस में एक आपसे मैं सवाल करना चाह रहा हूँ कि अभी जितने भी हमारे नुमाइंदगान ने बात की, जितने भी वेंडर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं जी बड़ी तो नहीं वही पुरानी वाली हैं। असल मुद्दा ये है कि बजट का जब ऐलान हुआ था उसी वक्त कमोडिटी प्राइसेस बढ़ा दी गई थी ना, तो अब बढ़ाएं ना बढ़ाएं फर्क क्या पड़ता है? बजट आने से पहले चीजें बढ़ गई थी और कुछ बजट के बाद भी बढ़ाएंगे। जी मैं यही बता रहा था कि ये जो मुनाफाखोरी है ना, ये इतना होशियार है। ये साहब जो बता रहे थे कोई कीमतों में इजाफा नहीं हुआ, मुझे हंसी भी आ रही थी और मैं अपना कहका रोक भी रहा था कि मैं दौरान जो इनकी बातें सुन के मुझे बड़ा वो हुआ कि ये कैसा पाकिस्तान का आदमी है जो कहता है कि कोई कीमत में इजाफा नहीं हुआ। और पंजाब क्या, सिंध क्या, बलूचिस्तान क्या और केपी के क्या, पूरे पाकिस्तान में बेपनाह इजाफा कर दिया गया है। अशिया सर्फ अशिया ज़रूरिया, अशिया सर्फ अशिया ज़रूरिया रोज़मर्रा की जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सब्ज़ी तरकारी है, गोश्त है। अब गोश्त तो जो अभी ये तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे इस्लाम में कुर्बानी का एक सिलसिला शुरू हुआ है, तो लोग 6-6 महीने के लिए लोग जो है वो अपने घरों में गोश्त जमा कर लेते हैं। जो बेचारे नहीं कुर्बानी कर सकते वो इधर उधर से लेके। अच्छा कौकब साहब, ये हमारा ना कोई 40 साल पुराना 35 साल पुराना मसला है कि खुद ही हर दुकानदार अपनी प्राइस खुद रख लेता है अपनी मुश्किलात की और आसानी के हिसाब से, उसको आकर कोई चेक नहीं करता। आप देखें सोलर के मामले पर भी यही हुआ। सोलर जैसे ही ऐलान हुआ तकरीर में कि जी वो महंगा हो जाएगा, 18% उसके ऊपर टैक्स लगेगा, पहले ही उसके ऊपर 18% लगा दिया गया। जो 16,000 का था वो 22, 23, 21,000 में बिक रहा है। अब होगा ये कि गवर्नमेंट ने उसमें 10% कम कर दिया है, लेकिन वो 10% कम नहीं होगा। अब जो प्राइस 21,000 हुई थी उसके ऊपर 10% और लगेगा। इसको आके कोई चेक करेगा तो ये रुकेगा ना, चेक नहीं होता है। देखिए मैं बहुत अच्छी बात कही आपने कि एक तो ये कि बजट आने से पहले हमारे यहाँ मुनाफाखोरी शुरू हो जाती है और बजट आने का क्या मकसद है इसको जो है उस हिसाब से देखना चाहिए। सोलर की बात जो आपने की वो बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि पहले अरबों रुपए जो है हमारे सारिफ के लगा दिए गए
क्योंकि सारी बड़ा परेशान था। बिजली की कीमत में इजाफा हो रहा था, लोड शेडिंग हो रही थी, बदतरीन लोड शेडिंग का लोगों को सामना था। उन्होंने अपने घर के सामान बेच के, अपने जेवरात बेच के सोलर खरीदने शुरू किए कि ताकि हम अपनी ज़िंदगी को आसान कर सकें। और इसको जो है हमें नेट मीटरिंग में भी जाएगा। पहले उनको झांसा दिया गया नेट मीटरिंग का कि भी नेट मीटरिंग में आपको इतने पैसे मिलेंगे, आपकी इतनी बिजली। मैं कहता हूं कि पूरी दुनिया के अंदर जो जिस तरह सोलर के ऊपर काम हो रहा है, दूसरी अल्टरनेट एनर्जी पे काम हो रहा है, विंड एनर्जी पे काम हो रहा है, आप उसको देखिए कि अब हमारे पास जो है ये जो हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक से बिजली पैदा करते थे, ज़ाहिर डैम बने नहीं, और एक डैम वो कितनी बिजली पैदा कर लेगा। मैं समझता हूँ कि ये एक सोलर जो है कुदरत ने हमें एक मौका दिया, और सोलर के ऊपर अगर हम बिल्कुल टैक्स फ्री कर दें तो हर घर की छत पे आपको जो है सोलर लगा हुआ नजर आएगा, हर ऑफिस, हर बिल्डिंग, और चाहे हुकूमती इदारे। मगर हुकूमत ने इस स्कीम को बुरी तरह से मुतासर करने की कोशिश की है टैक्सेस लगा के, ताकि उनकी हौसला शुकनी हो जाए। और ये जो अपनी महंगी तरीन बिजली जो IPPs, असल में IPPs का मसला है। IPPs में कौन है? वो हुकूमत में बैठे हुए वो लोग हैं, और असम्बलियों में बैठे हुए वो लोग हैं, सनतकार हैं, जिनको ये पता है कि हमने अरबों रुपए IPPs अच्छा, में बिल्कुल किस तरह लेते बिल्कुल। रहे। अच्छा सर, इसमें कौकब साहब एक चीज़ और, ये कहा गया पिछले पूरे साल में कि जी देखें महंगाई की शरह कितनी नीचे आ गई है, डबल फिगर से सिंगल डिजिट में आ गई है। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप समझाएं ज़रा हमें कि ये महंगाई की शरह और महंगाई दोनों की कमी में फ़र्क क्या है? देखिए, महंगाई की शरह जो है वो इस हिसाब से बढ़ती है कि भाई आज जो है आपने जो हमारे यहाँ का जो डिपार्टमेंट है वो ये बताता है कि ये आज जो महंगाई की शरह ये हो गई। अच्छा, वो कहाँ से डेटा लेते हैं? ये पहली बात, जैसे कमिश्नर ऑफिस में मीटिंग होती है ना, और उसमें ये कहा जाता है कि उनको ताजी तंजीमों को बुला के कि भाई देखें दाल का रेट क्या है। उन्होंने कहा साहब दाल का रेट जो है 240 है। अच्छा भाई 240 है तो 2 रुपये कम कर देंगे आप? उन्होंने कहा भाई रिक्वेस्ट कर रहा है कमिश्नर कराची उनको। तो इसी तरह जो है ये हमारे यहाँ का आदाद शुमार जो इकट्ठे किए जाते हैं, ये सिर्फ चंद जो लोग हैं उनके मार्केट में जाते हैं और वो लेके आ जाते हैं कि ये हमारे पास डेटा आ गया और ये आदाद शुमार है, ये कमी हो गई, ये बेची हो गई। वो सिर्फ कागजी खेल है। जैसे बजट पे आपको नुक्ते बिठाते रहे तो ये बजट तो पहले का बना हुआ होता है, इसमें तो सिर्फ बजट पे कापी निकालते हैं, कापी पेस्ट करते हैं, आइटम के आगे लिखते हैं 2 जीरो बना दो, यार चाय पीते हुए चलो भाई 20 रुपये इसके ऊपर बढ़ा दो। इस तरह यार 100 रुपये, जैसे बच्चे के इम्तिहानी कापी जो चेक करता है ना मोहतमिम, वो जो है वो क्या करता है, जो अपने घर में कापियाँ ले जाता है या ऑफिस में बैठ के कर रहा होता है, तो चाय पीते पीते अगर उसका मूड ख़राब हो गया तो क्रॉस लगा देगा, यार बच्चे ने कितना ही अच्छा एग्ज़ाम लिखा हुआ, कितना ही अच्छा जवाब दिया हो। मगर इसी तरह का हमारे यहाँ के ये डिपार्टमेंट है, ये नाइल डिपार्टमेंट है। इन डिपार्टमेंट्स को बंद कर देना चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी है क्या। ग्राउंड रियलिटी में जो आप जाएं बाजार में, मैं खुद जाता हूँ बाजार, ये नहीं होता कि मैं ड्राइवर को भेज दूं, तो ये सब आपको हकीकत पता चलेगी कि बाजार में कीमतें किस सतह पर। जी हाँ, हमें कोकब साहब पता चल रही है, बिकॉज मैं खुद ही जाती हूँ मैं तो इसके ऊपर अब हंसी आती है, अपनी बेबसी पर हंसी आती है। बहुत शुक्रिया। एग्जैक्टली, आप लोग अगर जब मार्केट में जाएंगे तो आपको पता चलेगा हकीकी सूरत-ए-हाल क्या समझ में आ रही है। और सच कौन बोल रहा है यहाँ पर, इसको भी देखने की तो भी तो जाना ही है ना। बहुत शुक्रिया कोकब बात हमारे साथ मौजूद है। और मेरा ही मुझे लग रहा है मुनाफाखोरी को ब्रेक लगना है या नहीं लगना, बट आई थिंक इट्स अबाउट द टाइम दैट वी टेक अ ब्रेक। Taking a break. वेलकम बैक अगैन। और हमारा स्टूडियो इस वक्त खुशबुओं से दमक रहा है, आई विल से, बिकॉज वी हैव सम सेंटेड कैंडल्स इन फ्रंट ऑफ अस। हमारे टेबल पर कहीं जगह नहीं है, और ये जो बिल्कुल फ्रंट पर आप लड्डू देख रहे हैं ना, वो एक्चुअली लड्डू नहीं है, दीज आर द सेंटेड कैंडल्स। ये आपने मेरे अरमानों पे पानी फेर दिया। एग्जैक्टली, वो रियल टाइम नहीं है। सो दीज परफ्यूम्स और ये जो क्यूट से बैग्स हैं यहाँ, और ये सब कैंडल्स हैं। आई मीन मैंने कभी इतने खूबसूरत आर्ट कैंडल्स में नहीं देखे। सो आई एम रियली एक्साइटेड कि मैं अपने नेक्स्ट गेस्ट आपके सामने अनाउंस कर सकूँ और उनसे जाने कि ये काम
उन्होंने कैसे शुरू किया और ये काम इतना सफाई के साथ वो कैसे कर पा रहे हैं और ये एक्चुअली लेकर कहाँ जा रहे हैं। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं अफशीन खान और सहर, इनका बिजनेस है और ये बहुत सारे काम कर रही हैं इस क्राफ्टिंग के, जो इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू यू। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू यू। अच्छा, मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ ये सारी चीज़ें देखकर, बट आई वांट टू नो कि ये इतनी ब्यूटी आती कहाँ से। आई मीन लुक एट दीज, ये परफ्यूम्स हैं, ये बैग्स हैं, वो खूबसूरत से फूल हैं। सो ये जस्ट वॉक अस थ्रू, आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई और क्या किया आपने यहाँ तक पहुँचने के लिए? जर्नी तो 35 इयर्स की है, लेकिन जब काम शुरू किया तो 5 इयर्स हुए, ठीक है। और हम काम का स्टार्टअप रीजन आर्ट से किया था और उसके बाद हम अब यहाँ पे मौजूद है विद परफ्यूम्स के साथ भी, कैंडल्स के साथ भी और नए एडवांस सब नई चीज़ों के साथ। राइट और मैं ये देख रही थी ये पूरी कैंडल है, राइट? ये पूरी टॉप टू बॉटम ये चांद बना हुआ है। चांद जो है ये पूरा कैंडल, ये दिखाएं जी, ये बहुत खूबसूरत है। दिस इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल और इतना सादिया आप हाँ एग्जैक्टली। अच्छा, और ये पूरी ये सारी चीज़ें हम देख भी रहे हैं। अच्छा सहर, मुझे ये बताइएगा कि मोस्टली होता क्या है कि जब हम इस तरह के बिजनेस को स्टार्ट करने लगते हैं, यू नो देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क और ट्रेनिंग और ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। तो ये कहाँ से सीखा, कैसे सीखा और ये कितना टाइम लगता है? ये मैं तो ये हैरान हूँ, ये मैं लड्डू देख रही हूँ ब्रिलियंट वर्क, रियल लग रहे हो। देखिए ये एक पूरा प्रोसेस होता है, कोई भी आप चीज़ सीख रहे होते हैं तो आप जैसे हमने किया था, हमने बहुत सारी और क्लासेस ली, ऑनलाइन सीखा, लेकिन ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। किसी भी एक चीज़ में मैंने एक कैंडल बनानी सीख ली तो वो मेरे लिए काफ़ी नहीं थी। तो यू नो हमेशा न्यू चीज़ ट्राई करना, हर जगह पे न्यू मोल्ड्स देना, बिकॉज ये कैंडल्स ऐसे नहीं बनती, ये मोल्ड्स पे बनती जी। तो पहले मोल्ड बनता तो होगा। मोल्ड्स कभी अगर हमें अपनी पसंद का मोल्ड मिले नहीं ना तो हमें बनाना पड़ता है, तो वो भी सीखना पड़ता है, यू नो। तो मतलब एक पूरा एक प्रोसेस है वो। आप ये समझे कि अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है ना तो आप समझें कि आपने डेली के उसको 2-3 घंटे देने। बिजनेस की तो हद तक बात ठीक है, लेकिन ये आप सुबह सुबह हमारे दिल ललचाने के लिए काम किया। मैं चाहूँगा इसको हम दिखाएं। ये है ये लड्डू की शेप का ये मोमबत्ती, इफ यू कैन शो इट ऑन स्क्रीन, देयर यू गो। ये पूरा हमारा मेहंदी का थाल प्लेटर है। ये मेहंदी का थाल प्लेटर है। ये चॉकलेट है, नहीं चॉकलेट नहीं, गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन है और ये जलेबी है। अब इसको मैं अमृति भी कह सकता हूँ। यस, और ये वाली कौन सी मिठाई है? ये चमचम, आई थिंक ये चमचम है। और ये असल ये जो है ये शो स्टॉपर है। ये खाना नहीं है, जगह पे ये है, खा नहीं सकते, ये जला सकते हैं। दिल जलाने की बात करते हो, मिठाई मोमबत्ती से बनाने की बात करते हो। अच्छी बात है, आप खाएं नहीं और जलाएं और आपकी कैलोरीज भी बर्न हो रही है, आप हैप्पी हो रहे हैं। इसको कंज्यूम करने का एक फायदा ये है कि आपका शुगर लेवल हाई होगा, बिकॉज़ ये जलेंगी और आपको जलाएंगी, लेकिन आप उससे ज्यादा शुगर लेवल हाई हैप्पी रहेंगे आप। अच्छा, मुझे ये पूछना है कि कोई यू नो कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप की हम बात करते हैं, खातन को हम चाहते हैं कि वो आए और घर से ख़ास तौर पर काम कर सकें, अपने बच्चे भी देख सकें, अपने बिजनेसेस भी देख सकें। तो किसी भी नए यू नो छोटा बिजनेस स्टार्ट करने वाले या छोटा सेटअप लगाने वाले के लिए क्या कैसा है ये रास्ता? मतलब नॉट जस्ट कैंडल बट जनरली भी कुछ छोटा बिजनेस। क्योंकि आपको पता है हमने कितने सारे एक साथ काम करे, हम रेजन से स्टार्ट किया है और आज भी हम जो भी कर रहे हैं उसमें हम बहुत लिमिटेड चलें, बहुत लिमिटेड अमाउंट के साथ चलें। और स्टूडेंट्स में ऑनलाइन हम पढ़ाते भी हैं, घर से लेते भी हैं और उनको भी ये कहते हैं कि इतनी ही सप्लाई लो जितनी तुम्हें ज़रूरत है। अगर फिर तुमने काम करना है तो ऑर्डर लेके पहले एडवांस लो, फिर सप्लाई लो। कहीं पे भी तुम फंसो नहीं, बिकॉज क्राफ्ट का जो सप्लाई है वो बहुत एक्सपेंसिव आती है। तो आप उस पर पूरा वेस्ट कर लेंगे, देन आपके पास आगे कोई अपना कोई एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। आपको मार्केटिंग के लिए करके डेफिनेटली इसमें बहुत अमाउंट जाता है, क्योंकि आज सोशल मीडिया का टाइम है। आप कहाँ स्टैंड करेंगे? जब आपके पास कुछ अमाउंट होगी तभी आप अपने बूस्ट करेंगे, अपने आप को सोशल मीडिया पे रहेंगे। मैं बल्कि कहीं पर पढ़ रही थी कि अगर आपकी 1000 रुपए की प्रोडक्ट है तो उस पर आपको लाख रुपए की आजकल सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी पड़ जाती है। सो दैट आप मत डालें, मेरे ख्याल से वो भी ना कीजिए, बिकॉज देयर इज नो वर्थ इट कि आप इतने सारे पैसे उसमें भी डालते हैं। आप बिल्कुल थोड़ा थोड़ा लेके चले, जब ना लें और अपने प्रोडक्ट को ना अपनी वैल्यू बना के चलें।
मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने एक कैंडल रखी है, मैं मार्केटिंग का इसको शहर को पता है कि अगर मैं ये सेल कर रही हूँ तो मैं उसकी प्रोडक्ट की एक अमाउंट सेट रखती हूँ, क्योंकि मुझे वेस्टेज भी पता है, मुझे उसका लॉस्ट का भी पता है, मुझे उसकी मार्केटिंग भी पता है, और मुझे पता है कि कस्टमर माइट भी मुझे वापस भी कर देंगे, कुड भी पॉसिबल है। तो फिर ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं और जब मैं ये सेल के लिए लगाती हूँ तो कुछ कहते हैं नहीं मुझे तो ये 400 में मिल रही है, आपने 2000 में क्यों रखी है? तो मैं कहती हूँ यार अपनी जो कॉस्ट है उसको तो ठीक है मेंटेन रखो, लेकिन अपनी चीज़ को वैल्यू भी देना सीखो। अच्छा, अब इसमें आप लोग की 2 लोगों की टीम है या उसके पीछे बहुत सारे लोग? अच्छा, मुझे प्लीज टॉक अस थ्रू द टीम ना कि कौन और किस और अहम लोग कौन है इसमें और किसके जिम्मे क्या काम? अभी तक तो हम 2 ही अहम हैं फिलहाल, और अब इससे ज़्यादा हम दूसरे लोगों को बस वो हैं जो हमारी वर्किंग टीम है, जो हमारी एक वर्किंग टीम है। शुरू कैसे हुआ? लाइक मुझे ये तो समझ आ रहा है कि आप 2 लोगों ने शुरू किया और आप लोग बहुत पुराने, तो इससे अच्छा क्या हो सकता था कि आप इसे बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते, लेकिन इसको मल्टीप्लाई कैसे किया? क्योंकि 2 ही लोग थे, फिर शुरू किया, उससे रेवेन्यू आया, वो हम जरा जर्नी समझना चाह रहे हैं। यही हो रहा था बेसिकली, हमने रेज़न से स्टार्ट किया था, तो जब हमारा वहाँ से रेवेन्यू आना शुरू हुआ और सब हुआ। और सेकेंडली एक चीज़ है, जब हम एंटरप्रेन्योरशिप का बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, तो देखें ये इट्स अ ऑनगोइंग प्रोसेस, ठीक है ना। एक चीज़ में आपने लर्निंग की तो आपने दूसरी चीज़ की तरफ आपको आगे एक्सपेंड करना है। तो सेम हमारे साथ रेज़न में भी हो रहा था। जब हम रेज़न कर रहे थे साथ में तो हमें ये भी इंटरेस्टिंग लग रहा था, बिकॉज दिस इज़ अ न्यू ट्रेंड, हमें ये भी सीखना था साथ में। तो हमने जब ये सीखा तो लोगों को ये भी अच्छा लगा, अच्छा वर्ड ऑफ माउथ से हमारा बहुत ज़्यादा आगे जाता है। तो ये काम करती हैं, फिर मैं काम करती हूँ, तो हम वर्ड ऑफ माउथ से हमारा सारे बिजनेसेस आगे चल रहे होते हैं। लोगों को जोड़ने की बात है ना, फिर हमारी मार्केटिंग ये सब चीज़ें, जो लोगों को जोड़ने की बात है वो हम इस तरह कि अगर हमारे पास वर्कलोड ज़्यादा है ना, अब जैसे अगर किसी ने हमें ये 200 पीसीस दिए हैं या किसी ने हमें गिव अवेज के हैं, या रेज़न की कुरान शरीफ की रेल है वो कभी 200 चली जाती है, कभी 500 चली जाती है। उस पॉइंट पे हम अकेले हम तो नहीं, हम तो कर ही नहीं सकते हैं। तो उस वक्त हमें चाहिए होती है टीम, वर्कफोर्स। हाँ, कि हम ज़ाहिर हमें ऑन टाइम देना है और हमारा काम भी बिल्कुल स्मूथ एक वे में जाए कि वो 100% एक पीस हमारा बिल्कुल प्रॉपर हो। तो उसके लिए फिर ज़्यादा एक टीम पूरी होती है जो कि वो पूरा काम करती है। समटाइम वो 24/7 काम वो ऑर्डर्स पे आपका डिपेंड है। मैं अगर ये एक छोटा सा है आइटम, ये और इससे लेके दिस वन, आई एम गेसिंग कि और बड़े पीसेस होंगे, राइट? कितना टाइम लगता है छोटे से छोटा या फिर बड़े से बड़ा बनाने में? छोटे से छोटे में भी बात ये है कि इसकी सफाई और इसका बेसिकली छोटे में तो आप डिटेलिंग फिर ज़्यादा, हाँ, वो बनता है और वो एक पीस बन के वो पता नहीं कितनी दफ़ा टूटता है, और फिर वो मोल्ड कितना परफेक्ट वो है। टाइम्स मोल्ड नहीं अच्छे बनते हैं, कभी शाइन नहीं आ रही कभी है, चमक, कभी शाइनी, कभी वो कम लेस है, कभी मोर है, फिर बबल बन गए, कभी क्या बन गया। तो नोबडी नोज के ये पीस शायद जल्दी बन जाए, वो बन के ना दे रहा हो। कभी कभी कोई चीज़ इतनी हार्ड टाइम दे रही होती है, आपको लगता है ये तो मेरे लिए पीस ऑफ केक था। नाजुक काम है। आई थिंक इसमें टेम्परेचर का भी बहुत ज़्यादा है, कभी राइट टेम्परेचर नहीं मिलता होगा। नहीं, कैंडल बेकिंग में सिर्फ टेम्परेचर ही की गेम है। आपको जो स्मेल जो थ्रो होगी वो भी विद राइट टेम्परेचर पे, राइट आपका वो फिजिक्स चलेगी तभी वो होगा, अदरवाइज आपकी स्मेल उसमें बिल्कुल भी नहीं आएगी, सेंट वो फील आएगी ही नहीं। राइट। तो आप लोगों ने चूँकि रेज़न से शुरू किया, राइट, कितना टाइम लगा आपको ये समझने में कि ठीक है रेज़न इस्टेब्लिश हो गया? बिकॉज मुझे उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात समझनी है कि जब कोई नए अभी यंगस्टर्स बहुत आना चाहते हैं बहुत सारे छोटे बिजनेसेस में, बट उनके जहन में बहुत सारी चीज़ें होती है, मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, हाँ, और वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। पता है क्या होता है कि तो जैसे गिफ्ट सेट, आई थिंक वन थिंग एट अ टाइम होना चाहिए, वन थिंग एट अ टाइम। अच्छा, आपकी ग्रिप तो बन जाए, आप आपकी एक बन तो जाए कि आपकी क्रेडिबिलिटी है कि आपने एक काम को परफेक्ट कर लिया। अब आप चाह रहे हैं कि मैंने दूसरी पे स्विच हो रही हूँ तो उसके साथ मर्ज करके लेके चल रही हूँ। यानी गिफ्ट सेट में हमारे रेज़न के कोस्टर्स हैं, 2-4 और चीज़ें, तो वो गिफ्ट सेट बन के परफ्यूम के साथ वो अच्छा हैवी बन जाता है ना। तो वो इस लिहाज से मतलब हम लोगों ने कैंडल को साथ लिया था, पॉइंट ऑफ व्यू वो था कि साथ में छोटा कैंडल डालेंगे, साथ में परफ्यूम। वो रेज़न की जो ट्रेस ये बॉक्स है ना, नहीं ये बॉक्स है हमारा पीस ऑफ आर्ट का ही बॉक्स है, ठीक है, और उसमें ही हम ये बॉक्स के अंदर हम 2-3 चीज़ों के साथ गिफ्ट सेट बना लेते हैं। ओह, आई मिस्ड इट। ये
बुके जो है ये जी, कैंडल बुके, है, जी, ये बुके कैंडल है, तो you can lift it if you want. हाँ, You ये can lift it. you can- I am so scared, ये You इतनी sure? नाजुक है। You sure? नहीं आप ले सकते ये आप देखें और ये आराम से आप उठा लें। ये रेजन का कोस्टर है। ये कोस्टर जो है बेसिकली रेजन का बना हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, सो ये इसमें लोग नाम भी कस्टमाइज करवा ये सकते उसी हैं। कलर कॉम्बिनेशन में और नेम कस्टमाइज भी करवाते हैं इसमें। फ्रेगनेंस में है। और सबसे बड़ी बात है आपकी जो प्रोडक्ट को लॉन्च है वो आप अपने प्रोडक्ट की बेस को बहुत अच्छा सा प्रेजेंट करेंगे। आप जा रही हैं? अच्छा उठा रही हैं। I was so delighted to look at it. मैंने पहले ये देखा नहीं, देख नहीं पाई थी, बट ये हार्ट और फ्लावर्स, या आप निकाल के चेक कर लें। Okay, here we go, here we go. So which is my cam? I want to show it कि ये कितना कोई प्यारा है। वाह भाई देखें, अब ये जो वाइट फ्लावर है ये एक्चुअली हार्ट शेप का है और नाउ और ये जो और ये सारे ये जो नीले रंग का फूल देख रहे हैं आप, ये कैंडल है, ये ब्लू कलर का फ्लावर आई थिंक इस एंगल से आप देख सकोगे। आई वांट टू रियली शो यू ये कैंडल उसी एंगल से नजर आ रहा था सारा। अच्छा सॉरी आई एम जस्ट ट्राइंग कुछ नजर नहीं आ रहा। लेकिन बहुत आप अच्छा मेरा गोल्डन का पीस ऑफ आर्ट का भी हमारा टैग भी देखे ना कि हमने उसको प्रेजेंटेशन कैसे रखी है। अब मैं दिखाऊंगा, लेट्स सी हु शोकेसेस इट गुड। और जिसने अच्छा शोकेस किया वो लेके जाएगा। हां देयर यू गो एंड ये देखें आप, ये ब्लू भी नजर आ गया, व्हाइट भी नजर आ गया। हमें आपकी एक्सपर्टीज दिखाने में नजर आ गई है कि आप कितने अच्छे बुके दिखा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। इट्स योर जॉब एज वेल बीइंग अ मैन। आई एम नॉट श्योर कितने दिए तुमने बुके। अच्छा एक्सपीरियंस। और ये मैं आपको या वापस रख दे जी। अच्छा वन थिंग दैट आई हैव टू आस्क, जब हम किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं और उसको सोशल मीडिया पर डालते हैं, एक तो आपका बिजनेस चल रहा होगा, बट आई एम श्योर ये ई कॉमर्स का ज़्यादा काम भी है एंड ऑल दैट, उसके लिए आपकी क्या टिप है फॉर ऑल द पीपल जो कि एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना चाहते हैं कि किस तरह से सोशल मीडिया पर अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई किया जाए? देखिए वही चीज़ जो मैं कह रही हूँ ना, वन थिंग एट अ टाइम, एक एक चीज़ को लेके चलें और फिर हर मीडियम को यूज़ करें। लाइक इंस्टा पे भी है तो आप यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, और जो चीज़ें टिकटॉक है, जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं आप उनको करें। तो वो नहीं करेंगे ना, बिकॉज आज के उसमें ये जो यंगस्टर्स हैं ये इनको कैसे पता लगेगा? ये तो सिर्फ देख के थोड़ी इनको पता लगेगा। कितने लोगों ने देखी है ये चीज़, लेकिन जब तक कोई देखेगा नहीं उसको आप डिफरेंट मीडियम्स में नहीं दिखाएंगे तो नहीं होगा ना। यानी कि ये जो सामान जब तक मुख्तलिफ बाज़ारों में जाके इसके आउटलेट्स नहीं बनाए जाएंगे, बिकॉज़ हम लोग तो घर से काम कर रहे हैं, ई-कॉमर्स है ना। एग्जैक्ट, मैं वही ये ई कॉमर्स भी बाजार है ना, हम तो घर से ही काम कर रहे हैं, तो फिर जो घर से काम कर रहे हैं उनके लिए लाजमी है कि वो अपने आप को जो एक्चुअली ये व्हाट फैसल इज ट्राइंग टू से कि भाई टिकटॉक आपकी दुकान है जहाँ पर आप अपना सामान बेचना है, इंस्टाग्राम आपकी दुकान है जहाँ पर आप सामान बेचना है, एवरीडे 2-3 चीजें अपलोड करनी है। हाँ, तो आपके लोगों की नजरों से गुजारना है, चलते रहेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है, when the people are coming from any kind of Facebook और YouTube और any, तो आपको टाइम भी देना पड़ता है उस क्लाइंट को, ठीक है? आप शॉप में खड़े होते हैं, आप 10 सूट निकलवाते हैं सेम लाइक दिस के, एक मुझसे कॉन्टेक्ट करेगी एक कैंडल के लिए, तो वो मुझसे 10-15-50 क्वेश्चंस पूछेगी उससे रिलेटेड, जो भी ले रहा होगा, ठीक है? तो मुझे उसको टाइम देना पड़ेगा। एवरी क्लाइंट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। ओके, थैंक यू सो मच लेडीज, बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक इसके लिए। यू आर डूइंग वंडरफुल जॉब, बहुत ही खूबसूरत पीसेस हैं। आई थिंक वाइफ साहिबा देख रही होंगी, वन ऑर्डर इज कमिंग स्ट्रेट अवे। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ज़रा आपको माजी में लेके जाते हैं। ये हैं इस वक्त प्रेजेंट क्रिकेट स्टार्स, लेकिन हुआ ये कि इनको माजी में ले जाया गया है। पेशावर ज़ल्मी के फैंस, पेशावर ज़ल्मी ने क्या किया कि 1980 के हेयर कट्स जो हैं इन प्लेयर्स को दिए। देखा है, अगर बाबर आजम 1980 में होते तो ये रेट्रो। अरे ये साई मयूब का हेयर कट इज एक्चुअली गुड एंड फनी एट द सेम टाइम। लुक वुड ही इज लुकिंग मोर ऑस्ट्रेलियन। और ये आपको कौन लग रहा है? हारिस है। नाउ दिस इज देख ले, ये आपको, कैन वी स्लो देम डाउन? हां, रजा के साथ we'll play it again। अच्छा, इसको दोबारा चलाते हैं ताकि हम जरा समझ भी सके, हम बोल सकें एक्चुअली कि हम किसको देख रहे हैं।
ओके, बाबर तो बिल्कुल वो कार्टून वाला कैरेक्टर लग रहा है जो 80s वाले होते हैं। ओके, अच्छा, इसके बाद आते हैं साइम अय्यूब। और साइम अय्यूब ये वो पुरानी नाई की दुकान पे वो तस्वीर कटी होती थी ना, वो पीसीआर में जो पुराने ज़माने के लोग हैं वो उसको रिलेट कर रहे होंगे, इस तरीके की एक तस्वीर होती थी। लूक वुड जो है वो ज़्यादा जो है वो डेनिस लिली ज़्यादा लग रहे हैं, वो डेनिस लिली ज़्यादा लग रहे हैं। ओके, गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट वन एंड दैट इज ये हारिस के साथ मजाक किया गया है, उसके साथ इम्तियाजी सलूक बरता गया है। इतना अच्छा तो बनाया है, नहीं और क्या यार, ये हेयर स्टाइल नहीं सूट करा। खैर शुक्र है कि ये सिर्फ तस्वीरें हैं। हाँ शुक्र, अब कोई इनको देख के, और ये तो माइकल होल्डिंग लग रहे हैं। अलजारी जोसेफ इज एक्चुअली लुकिंग 1980 का माइकल होल्डिंग, द फियरसम। हाँ लेकिन नेवर सॉ माइकल होल्डिंग इन अली रजा ज्यादा शुभमन गिल लग रहे हैं। अली रजा शुभमन गिल ज्यादा लग रहे हैं, इनको बहुत ही सोफिस्टिकेटेड अली रजा बड़े-बड़े भी लग रहे हैं, बड़े-बड़े लग रहे हैं। और मां सदाकत कह रहे हैं कि बस करो, मेनू माफ करो, बस कर दो। लेकिन he looks good, he looks not, I mean say जो अभी भी हैं वो भी अच्छे हैं, लेकिन he looks good। अच्छा, ये जो है ना, ये जो पीछे जो बड़े-बड़े बाल साइडों से निकल रहे हैं ना, these are funny actually। ये बड़े बालों वाले क्रिकेटर जो है ना, वो होते थे सरफराज नवाज, और बड़ी-बड़ी कलमें। Yes, सरफराज नवाज, yes, I can now relate to it। Very nice, बड़ा अच्छा लगा माजी में जाकर। और अब मेरे ख्याल में हम प्रेजेंट पे आ जाते हैं। प्रेजेंट पे आए, क्या बात करें। देखिए, दिल टूटना और दिल जुड़ने का सिलसिला तो चलता ही रहता है, लेकिन हुआ ये कि एक और ब्रेकअप हुआ है एंड यू नो who are you? ये मैं क्या रेफरिंग, ये ले रेफरिंग, अ वेरी सैड न्यूज़, बट मेच्योरिटी इज कि व्हेन यू रियलाइज कि व्हेन आप इकट्ठे साथ नहीं रह सकते, तो अच्छी बात मेरी बात भी ये है कि मैं चाहती हूँ कि हम इसके ऊपर कोई भी लेसन किसी को ना दें। पीपल आर लिविंग देयर ओन लाइफ, बट मेरे ख्याल में फैंस के लिए मेरे ख्याल में ये एक अलग किस्म का मोमेंट होता है। जो भी कोई इस तरह की पर्सनालिटीज़ हम सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं, जब दे गेट टुगेदर तो फैंस उनके नामों को मिला के एक नाम कर देते हैं, फिर जब वो टूट जाते हैं तो फिर उनके नामों को स्लैश आउट कर दिया जाता है। तो आई थिंक ये फैन के लिए भी एक सैड मोमेंट होती है, नॉट जस्ट फॉर द पीपल। जो बीत गया 2 पल में, तुम उनको याद रहे, फरियाद रहे, तुम उनके याद रहे, फरियाद रहेगा दिल में। इसको यहाँ तक रहने दो, लेट्स नॉट रिलेट लाइव्स इन आवर बैड डेज। व्हाई वुड वी यार, हम बहुत खुश हैं, इसी के साथ हम बहुत खुश हैं। बाय, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं आपसे कल। रखिए अपना ख्याल। मैं पूछती हूँ क्या हुआ था फैसल के साथ, कब हुआ था? बहुत कुछ हुआ था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।